देखिए बहुत क्वेश्चन आपके स्लोथ से पूछा जाता है कि स्लोथ क्या होता है, और स्लोथ के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब स्लोथ के बारे में एक एक करके नजर डालते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉइंट आपको स्लोथ के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पूरा आ रहा है ना। चलिए देखते हैं स्लोथ के बारे में। देखो ये रहा आपका स्लोथ, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में भालू नहीं होता है, दिखता है ऐसा ही है जैसे भालू हो। ठीक है, ये रहा आपका स्लोथ। तो स्लोथ दिखने में भालू की तरह होता है, बट ये भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ये रहा आपका स्लोथ, ज्यादातर उल्टे लटके रहते हैं जो स्लोथ रहते हैं। ये अपने 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ठीक है, कितने? सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इनकी एक खासियत है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, जब तक उस पेड़ के पत्तों को खत्म ना कर दे। जब वो पेड़ खत्म हो जाएगा, उसके पत्ते सारे खत्म हो जाएगा, तो जो नजदीक का पेड़ होगा उसी के पास जाकर फिर उसके पत्तों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना आलसी जानवर है, बस इसके क्या ही कहने। ठीक है, तो इस स्लोथ के बारे में जितनी जानकारी है। अच्छा एक बात और सिंपल सी आपको बात बता दूं, देखिए ये जितनी जानकारी लिखी हुई है ये सभी वो जानकारी है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। इसके अंदर ना तो कोई जानकारी ऐड करना, ना इसके अंदर कोई जानकारी अपना कम करना। ठीक है, ना तो जानकारी यानी कि गूगल से देखकर और कोई जानकारी बढ़ा दो या इसके अंदर कोई जानकारी को कम कर दो। ये सभी जानकारी आपकी एनसीईआरटी की किताबों के अंदर दी हुई है, ना तो कोई ज्यादा करनी है और ना ही इसके अंदर से कम करनी है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर एग्जैक्ट आपको यही से पूछा जाएगा जो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। तो कोई चीज ज्यादा नहीं करनी और कम नहीं करनी। ठीक है, तो स्लोथ के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं बाघ के ऊपर, बात करते हैं बाघ के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। देख रहे हो विनोद कैसे कैसे लोग हैं, स्वर्ग की रानी, ये क्या बोल रहे हो भाई। चलो भाई, सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और देखो जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आपके भरे जाएंगे ना, आपका सिलेबस वगैरह हो जाएगा। क्यों? आपकी क्लासेस चल रही है, आपने नोट जो आपको नोट्स दे रखे हैं आप तब तक उनको कंप्लीट कर लिया होगा। आप लोग अपना कंप्लीट करके बैठे होंगे, अपनी प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। ये बात आपको पता मतलब चल जाएगी। ठीक है, जब लोगों के फॉर्म कंप्लीट होंगे, मतलब खत्म हो गए, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं बाघ के ऊपर। अब बात करते हैं बाघ के ऊपर, बाघ क्या के बारे में क्या क्या चीज दी हुई है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है। उसके अलावा बाघ की जो मूछें होती है, ठीक, ये जो बाघ की मूछें आप लोग देख रहे हो, बाघ की मूछें हवा में जो कंपन होता है उसको भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का एक्चुअल में पता लग जाता है कि शिकार किस तरह भाग रहा है, किस स्पीड से भाग रहा है। तो कंपन के प्रति रिस्पॉन्स कर लेता है। ठीक है, और इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। ये जो मूछें होती है ना, बहुत हेल्प करती है बाघ की जो होती है। ठीक, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद को छोड़ देता है और दूसरा भाग इस गंद को तुरंत पहचान लेता है कि भाई ये तो उस बाघ का इलाका है, इसमें जाना सेफ नहीं है, वरना मेरी खैर नहीं। ठीक, आगे और बाघ के बारे में और जानकारी देखते हैं। आगे और पॉइंट आपका दिया है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। बाघ के दोनों जो कान होते हैं उनके बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। उसके अलावा बाघ हवा से पत्तों के हिलने, देखो कितना डिफरेंस मतलब पैदा ये पता लगा लेता है बाघ। जो पत्ते हिलते हैं और जो शिकार जो रहता है झाड़ियों के अंदर, ये पता लगा लेता है कि जो पत्ता हिला है हवा से, वो मतलब हवा की वजह से हिला है पत्ता, या जो शिकार है जैसे हिरन वगैरह या उसकी वजह से पत्ता हिला है, तो पता लगा लेता है कि भाई मेरा शिकार है या हवा की वजह से हिला है। ठीक है, तो मतलब इतना तेज होता है, इसमें अंतर को भाप लेता है ये जो बाघ रहता है। ठीक है, ये बाघ के बारे में जो जानकारी होगी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई थी। तो बाघ आपका खत्म हुआ। अब बात करते हैं हाथी के बारे में, नंदू हाथी के बारे में बात करते हैं जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंदू हाथी के बारे में क्या क्या पॉइंट आपका दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको दिए हुए हैं। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखे ये कितने बड़े बड़े कान होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 केजी तक का वजन का होता है, और एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, उसके अलावा हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक हाथी सोता है। ठीक, अभी और जानकारी इनके बारे में, बहुत सारी जानकारी हाथी के बारे में दी हुई है। आगे देखते हैं। हाथी जो होते हैं वो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये नहीं कि मतलब छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे ये बाघ वगैरह शिकार करने आते हैं तो बाकी के जानवर छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई तेरा होगा, हम तो जान बचाकर भाग जाए। ठीक, ऐसा हाथी बहुत कम करता है। उसके अलावा हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें केवल हथिनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे होते हैं, और इस झुंड में 10 या 12 हथिनियां और बाकी बच्चे होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और 14 से 15 साल तक का जो हाथी होता है, जो नंदू जो रहता है, ठीक है, इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर आपका चला जाता है। तो ये हो गई हाथी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है।
ठीक है, अब हाथी के बारे में, हाथी के बाद बात आ गई है आप लोगों की। अब देखो आपके बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है। अच्छा ये तो लंगूर की बात आ गई, ठीक है, चलो भाई लंगूर के बारे में देखते हैं क्या क्या बात दी हुई है। चलो देखते हैं क्या क्या है लंगूर के बारे में। तो लंगूर में, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मैसेज देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। पता है लंगूर का क्या काम रहता है? ये पेड़ पर बैठा रहता है और पेड़ पर जैसे कोई शेर आया या कोई बाघ आया तो जैसी कोई इस तरीके की मतलब चेतावनी आती है, ठीक है, कोई अलर्ट डेंजर कोई आता है, इस तरीके का जानवर आता है तो अपनी आवाज निकालता है और जो बेचारे छोटे जानवर होता है उनको मैसेज दे देता है कि भाई भाग जाओ, आगे तुम्हारा काल, जल्दी जल्दी निकल जाओ। तो इस तरीके से मैसेंजर का काम करता है, मुखबिर का काम करता है कि जल्दी निकल लो भाई आगे, ठीक है, वरना गए तुम लोग। तो ये काम करता है लंगूर, ये वाला काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुत्ते की। तो देखिए कुत्ते के बारे में क्या क्या चीज आपको दी हुई है। कुत्ते के बारे में दिया हुआ है कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई है, सबको पता है भाई कितने इनके इलाके बटे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा दिया हुआ है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है, और आपस में कितनी इनकी घनघोर लड़ाई होती है सभी को पता है, ठीक। और उसके अलावा कुत्ते के बाद बात करते हैं चूहे की। अब देखो कुत्ते को एक जगह और है, जैसे एंटी बम स्क्वाड रहते हैं या बहुत जगह पर कुत्तों की हेल्प भी ली जाती है, सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा इनके अंदर रहती है, जैसे बम वगैरह कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली तो वहां पर इनकी हेल्प ली जाती है क्योंकि सूंघने की क्षमता तेज रहती है, या किसी को इन्वेस्टिगेट करना है या कोई चोरी करके भाग गया उसका कुछ क्लू मिल गया तो इनको वो सूंघाया जाता है, जो भी उसका मतलब कुछ क्लू मिलता है। तो बहुत जगह इनकी हेल्प ली जाती है, पुलिस में ली जाती है, आजकल आर्मी वगैरह के अंदर इनकी हेल्प ली जा रही है। तो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जानवर है जो आपका कुत्ता है, ठीक है। एक हमारी गली वगैरह के अंदर ही है, ठीक है, मेरे भाई को ही काट लिया कुत्ते ने, बाइक के ऊपर आ रहा था। चलो आगे बात करते हैं चूहे के ऊपर। देखो चूहे के बारे में क्या बात दी हुई है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। सभी को पता है चूहे के बारे में क्या क्या बात है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अब बात करते हैं जो इनके दांत है, ठीक है, कुछ जानवरों के दांतों के बारे में बात करते हैं और कानों के बारे में। पहले बात करते हैं मगरमच्छ के। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, देखो दिखेंगे भी नहीं आपके, मगरमच्छ के कान देखे किसी ने, ठीक है, ट्राई करना थोड़ा इसके नजदीक जाकर, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। और जो आपका छिपकली होती है इसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, इसके भी नहीं दिखेंगे, मैंने कहा ना अभी तो आपको दिखे भी नहीं, ये आपकी सर्दियों में चली जाती है, खास मौसम में जो जाने वाली जो आपका जीव है वो आपका छिपकली होती है। जो मछलियां होती है वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, ये आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे देती है? बिजली तरंगों के माध्यम से क्या देती है? मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को देती है। दूसरी बात है जो मछलियां जो श्वसन करती है, जो ऑक्सीजन लेती है, वो कैसे करती है? वो करती है आपका गलफड़ों की हेल्प से, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे लेती है? आपका गलफड़ों की हेल्प से लेती है। अब देखिए क्या होता है, जो पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो गलफड़े जो होते हैं गलफड़ों की हेल्प से पानी को अंदर लेती है, और पानी को अंदर लेने के बाद जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो गलफड़ों की हेल्प से, गलफड़ों के प्रोसेस से उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। इसलिए बिना पानी के मर भी जाती है, ठीक है। तो गलफड़ों के द्वारा अपनी श्वसन प्रक्रिया को चलाती है, ठीक। तो बिजली तरंगों के माध्यम से खतरों की चेतावनी एक दूसरे को देती है। ये मछलियों के बारे में पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं गिलहरी की। देखिए गिलहरी के बारे में देखते हैं क्या देते हैं। गिलहरी के दांत, ये सीटेट के एग्जाम में पिछली बार, ऑनलाइन एग्जाम में कई बार आ गई गिलहरी, ऑफलाइन में तो बहुत बार आती थी, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में भी पिछली बार देखने को मिली, बीच में कहीं चली गई थी गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं आप लोग देख रहे हो ना, ये आगे वाले जो ये दो दांत है, ये वाले जो दो दांत है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो होते हैं ये घिस जाते हैं। आपको इनके दांत पर विशेष जोर देना है। जब आप लोग देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गिलहरी कई बार आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गिलहरी के ऊपर बात करते हैं बिल्ली के दांतों के ऊपर। देखो बिल्ली के दांत देखो, तो बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, आप लोग देख ही सकते हो बिल्ली के दांत, ये रहे नुकीले, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ये बिल्ली के दांत हो गए, ठीक। अब देखो आगे कौन से जानवर के दांत है, ये आपके गाय के दांत। तो गाय के जो आगे के दांत है, जो ये वाले दांत आप लोग देखते हो, ये वाले, ठीक, जो गाय के जो आगे के दांत है वो पत्तों को सिर्फ काटने के काम आते हैं, लेकिन जो पीछे के दांत है, जो पीछे के वाले दांत है, ठीक, जो पीछे के दांत है वो चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ हैवी चीज को काटने या चबाने के लिए होते हैं गाय के जो पिछले दांत है। अब देखिए गाय की जब बात हो रही थी तो इसके अंदर एक वर्ली जनजाति होती है। अब बेसिकली आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्टेट होते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, XYZ जितने भी आपके स्टेट होते हैं। तो जैसे आप लोग जब महाराष्ट्र के बारे में पढ़ोगे एनसीईआरटी किताब के अंदर, या जो मैंने अपने नोट्स दे रखे हैं, तो उसी के अंदर आपको वर्ली पढ़ने को मिलेगा। तो वर्ली कहां पर पड़ता है? आपका वर्ली पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चाहता तो मैं इसको वहीं पर पढ़ा देता, बट यहां पर गाय की बात हो रही थी और पिछली बार ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन एग्जाम में आ गया, आज से पहले नहीं आया था, लेकिन पिछली बार ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन एग्जाम में आ गया। तो महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ली जनजाति है, ये आई थिंक मुंबई के आसपास में ही ये जनजाति है, वर्ली जनजाति। तो वर्ली जनजाति के लोग वर्ली कला के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ली कला वहां पर बहुत फेमस है, पेंटिंग वगैरह, चित्रकारी वगैरह बनाते हैं वहां के लोग। लेकिन जो वर्ली कला ये जो बनाते हैं उसमें ये क्या काम करते हैं,
गाय का जो गोबर होते हैं उसका भी यूज करते हैं, मिट्टी का जो होती है उसका भी यूज करते हैं, और उनसे इस चित्रकारी को इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा यार इस पॉइंट को इसी के अंदर ले दूं, जब कभी महाराष्ट्र वगैरह का यूज होगा तो वहां पर उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैंने गाय की वजह से यहीं पर ऐड कर दिया। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे वर्ल्ड के बारे में, जब वो चैप्टर आएगा तब बता दूंगा, वरना नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ लेना वर्ल्ड के बारे में जो महाराष्ट्र के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सांपों के बारे में। अब सांप के बारे में देखिए क्या क्या चीज दी हुई है, इसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक जी सर, आप हम लोगों के लिए सीटेट को बहुत आसान कर दिया, नहीं तो लोग छोटे छोटे एग्जाम को भी 4000 5000 तक के बिजनेस बना दिया है। नंबर 1 टीचर फॉर सीटेट। ठीक है दक्षदास, ठीक है, वैसे तो यार सीटेट इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मैंने तो फ्री क्लास ही चला रखी है सीटेट के लिए, मैं तो कभी कहता भी नहीं आपको क्लास लेने की जरूरत है। एक आपको छोटा अमाउंट नोट्स के लिए रख रखा है, क्योंकि आप ताकि किताब के लिए इधर उधर ना भटको। ठीक है, आपको किताब लेने के लिए भी मैंने टेंशन खत्म कर रखी है। अब बात करते हैं सांप के ऊपर। सांप के ऊपर आ जाते हैं। देखिए सांप के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम है आपका नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इन पॉइंट को ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर ये सभी पॉइंट है, और ये सभी पॉइंट आपके एजीटीज उठ कर आते हैं। ठीक, इन्हीं में से आपका पॉइंट उठ कर आ जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत, अब देखो एनसीईआरटी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सांप के जो दांत होते हैं 2 खोखले दांत होते हैं, बट जो पब्लिकेशन वाले रखते हैं उन्होंने रखे हुए थे शुरू में 4 खोखले दांत। जैसे मैंने बताया ना वो जलवायु परिवर्तन वाला, तो मैं जलवायु परिवर्तन नहीं बताता था, मैं उनकी खाली की वजह से बताता था, और मैं 2 खोखले दांत बताता था। बट वो बच्चा क्या होता था, वो पब्लिकेशन की किताब पढ़ता था, उसमें क्या पढ़ता था, 4 खोखले दांत। वो कहते यार सर गलत पढ़ा रहे हो यार, जो वहां भी गलत बता दिया, यहां भी गलत बता दिया। तो सांप के आपको ध्यान रखना है उसके 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे वो काटकर अपना जहर को इंजेक्ट करता है दूसरे के अंदर। ठीक है, तो सांप के कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं जहर वाले। उनसे क्या काम करता है, व्यक्ति के अंदर शरीर में जहर उसका चला जाता है। अब जब जहर व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है। ठीक है, सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और ये ज्यादातर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पर ये दवाई आपकी अवेलेबल होती है, ये जो दवाई बनाई जाती है सीरम से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि सांप के काटने की जो दवाई, सांप के से क्या बोल रहा हूं मैं भी, सांप ने जो काटा और उसके बचाव की जो दवाई होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, और जो ज्यादातर आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको देखने को मिलती है। ठीक, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता कभी भी, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। आप क्या सर आज से पहले तो हम इसको जानते ही नहीं थे। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को, यह सबसे ज्यादा बार आपके सीटेट के एग्जाम में आया कि वह जमीन पर हुए कंपन को, जो कंपन होता है उसको ही सुन पाता है। देखो अब सांप के तो कान नहीं होते। आप क्या सर हमने तो मूवी के अंदर देखा है जैकी श्रॉफ बीन बजाता है कि बीन बजाओ तुझे बुनाओ, और दुनिया भर के सांप को बुला लेता है। ठीक है, और उसके बाद अमरीश पुरी के ऊपर टूट जाता है। और भी मूवी के अंदर देखा है बीन बजाते हैं और सांप बीन को सुनता है और चलाता है। जब सांप के कान ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा वो सुन के? सिंपल सी एक बात बताओ, तो मूवी वाले बेवकूफ बनाते हैं यार, जब कान ही नहीं है अगले आदमी के तो सुनेगा कहां से वो? सांप क्या काम करता है, जो जमीन पर कंपन होता है, ठीक है, उस कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करता है वो। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है, सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सांप का ये पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सांप के कान नहीं है बट जमीन के प्रति अपना कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करता है वो। ठीक है, और फिर अपना कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो जो बीन बजाता है, जो जैकी श्रॉफ या दूसरा एक्टर जो बीन बजाते हैं वो पागल बनाते हैं, और मूवी के अंदर हमारा भी बेवकूफ बनाया था। ठीक है, इस तरीके से कोई कुछ काम नहीं करता। उसके अलावा सपेरे को कालबेलिया कहा जाता है, जो सांपों को पालते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। और कालबेलिया नाच में, यानी जो ये लोग डांस करते हैं उसमें क्या कहा जाता है, सांप जैसी मुद्राएं यानी पोजीशन करते हैं। ये जितने भी अपनी डांस करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो सांपों जैसी करते हैं। बेसिकली सांप को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। मतलब आप लोग इनके सामने ये कहोगे कि भाई हम आपको लाख रुपए दे दोगे, नहीं लेने के, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। ठीक है, इतना महत्व देते हैं सांपों को ये लोग, जो कालबेलिया लोग होते हैं, कालबेलिया जो प्रजातियां होती है। ठीक है, मतलब दहेज में भी सांपों को देते हैं, तो इतना मतलब सम्मान देते हैं सांपों को। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए इतना। तो आगे दिया हुआ है कि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। देखो वैसे तो हर जगह पर ज्यादातर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो आपका केचुआ होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। अभी आने वाला है आगे कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, बट कुछ जगह पर मैंने देखा है कि सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, बट आपको केचुए के साथ ही जाना है। ठीक है, लेकिन कई जगह पर सांपों को भी कहा गया है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये भी मतलब हेल्प करता है किसानों की, जैसे चूहे वगैरह को बता दिया। आगे दिया हुआ है कि सांप सुन नहीं सकता। ठीक है, तो यार वो जैकी श्रॉफ बीन क्यों बजाता है और सांपों को क्यों बुला लेता है? वे केवल बीन के हिलने से ही उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ठीक, सांप के बारे में बात हो गई, आगे देखते हैं।
कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी, जिनके बारे में आपका एनसीईआरटी के अंदर जिक्र दिया हुआ है, अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ये इनका जिक्र रोशननाथ जी के बारे में है। ठीक है, जो बीन बजाते हैं तो वो सूखी लौकी से बनाई जाती थी, वो जो बीन बजाई जाती थी, ठीक है, जो बीन बजाते हैं सूखी लौकी से बनाई जाती है। इसके बारे में और आप लोग देख लेना। तो सांपों के बारे में आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी बीन मत बजा देना कि मैं सांपों को पकड़ूंगा और अमरीश पुरी के ऊपर छोड़ दूंगा। अमरीश पुरी तो नहीं रहे। अब बात करते हैं केचुए के ऊपर। मैंने कहा केचुए को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र, किसानों का फ्रेंड, किसानों का दोस्त किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। अब केचुए के बारे में एक एक करके जानकारी पढ़ लेते हैं, और केचुआ कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर अब आपको पढ़ना है। जी सर, पेपर 1 में 102 और पेपर 2 में 85 आ रहे हैं सर, नंबर कैसे बढ़े, क्या करो? पेपर 2 में अगर आपके नंबर कम है, सिंपल सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से खा जाओ, और जो मतलब एनसीईआरटी है उसको कर जाओ। दो चीज के अलावा आपको कुछ नहीं करनी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाओ अच्छी तरीके से, और आप एनसीईआरटी को कर जाओ, और आपको कुछ नहीं करनी। ठीक है, और नोट्स के अंदर दोनों चीज मैंने आपको दे रखी है। टाइम आपके पास काफी है, XYZ और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके केचुए के बारे में। देखिए केचुआ क्या काम करता है, यह क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया। क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्वेश्चन देने के बाद कह दिया कि इसमें आपको सही कथन को चुनना है, सही स्टेटमेंट को चुनना है, और फिर उसके बाद दे दिया केवल ए बी सही, बी सी सही, सी डी सही। तो सबसे ज्यादा केचुए से संबंधित पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखिए केचुआ क्या होता है, केचुआ जमीन में छेद बना देता है। जब वो जमीन में छेद बना देता है तो मिट्टी को मुलायम कर देता है, पोली कर देता है, और जमीन को इन छेदों से क्या होता है, हवा मिलती है, और हवा मिलने के साथ साथ पानी मिल जाता है। यह क्वेश्चन आपका कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या काम करता है केचुआ? जमीन में छेद बना देगा, और छेद बनाने के बाद मिट्टी को मुलायम कर देगा, और इन छेदों से क्या मिलेगी? मिट्टी को हवा मिलेगी और पानी मिलेगी, और मिट्टी कैसी बनेगी? फर्टाइल यानी उपजाऊ बन जाएगी। पहली चीज समझिए आप लोग कि देखो मिट्टी के लिए कितना फायदेमंद है। कौन है? केचुआ। उसके अलावा केचुआ जो होता है वो मरी हुई पत्तियों को और पौधों को खाता है, और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अब केचुआ क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मले गरे सड़े जितनी भी चीजें होती है, उनको केचुआ खा जाता है। केचुआ क्या कहता है किसान से, ला भाई जितना भी सड़ा गला सारी चीजें मैं खाऊंगा भाई उनको, ठीक है, ला यार तू मुझे दे, और उनको खा जाता है। ठीक है, पत्तियां दे दो, सड़ा गला जो भी चीज दे दो। जब उनको खाता है वो, जब उनका वो मल निकलता है, तो मल निकलने से क्या होता है, वो खाद बनती है, और उसी खाद को आपको वर्मी कंपोजिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से उस खाद को जाना जाता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसके लिए? आपकी खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें महक भी आपकी नहीं आती। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आपकी कई बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो ये होती है आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई। क्या पूछा? कैसे पढ़े 120 नंबर आ जाए, और कैसे पढ़े? सिंपल सा काम है यार, सीटेट के लिए सिर्फ 4 घंटे पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना। डेली तो अपने 1 घंटे मेरी क्लास पढ़ लो, और डेली 3 घंटे नोट्स में से पढ़ लो, बस 4 घंटे बहुत है सीटेट के लिए। 5 घंटे भी मैं नहीं कहूंगा आपको, इतना कर लो आपके लिए काफी है। ठीक है, अभी सीटेट एग्जाम दूर भी है आपका। ठीक है, और कुछ नहीं करना। 1 घंटे क्लास में से पढ़ो, 3 घंटे नोट्स में से पढ़ो, बस काफी है। ठीक है, मैं कहा पता वर्मी कंपोस्ट पड़ता, आप लोग समझ गए, मतलब सड़े गले पदार्थों को खाकर उनके मल से ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसलिए किसानों को कहा जाता है, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का फ्रेंड कहा जाता है। देखो वर्मी कंपोस्ट आ गया आपका, क्या आ गया? वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कल्चर आ गया, या केचुआ पालन भी इसको कहा जाता है। तो केचुआ का समझ में आ गया। अब बात करते हैं चींटियां क्या आ जाते हैं। एक बच्चे ने शुरुआत में कमेंट करा था ना कि सर चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती है। अब देखो, अब बात आ गई चींटियों की। अब चींटियों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चींटियों के ऊपर चींटियां क्या काम करती है। चींटियां मिलजुल कर रहती है, और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी तो अंडे देती है। अब देखो काम कैसे बटे होते हैं, काम देखना इनके। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली जो चींटियां होती है वह भोजन ढूंढ कर लाती है। अब क्या हो गया सर, चींटे कहां गए? चींटे पता नहीं कहां चले जाते हैं यार, सर्च करना कभी चींटे कहां चले गए। यहां पर आपको चींटियां ही चींटियां देखने को मिलेगी। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। जो शुरुआत में उसने बच्चे ने कहा वो बिल्कुल सही बात थी कि चींटियां क्या होती है, चलते समय कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां एक लाइन में चलती रहती है, आप बीच में कुछ भी खड़ा कर दो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जितनी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जो चींटियों की जो लाइन चलती चली आती है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ कभी खड़ा करा होगा। मैंने भी कभी खड़ा करा है, जैसे पेन हो गया, चींटियों की लाइन के बीच में खड़ा कर दिया। अब जब ये खड़ा कर दिया तो उधर से घूम के आ जाएगी, ये इधर से घूम के आ जाएगी। ठीक है, ये काम सभी ने अपने बचपन में या कभी ना कभी करा है। तो देखो बीच में कुछ भी खड़ा कर दो, इधर से चींटी आ रही है तो इधर से घूम के आ जाएगी, या इधर से घूम के आ जाएगी। आप कुछ भी करके देख लो, उसका बेसिकली रीजन है जो आगे चींटी चल रही है वो गंध छोड़ती जा रही है, और वो पीछे वाली उसको फॉलो करती चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस पॉइंट के बारे में। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जो पहरेदार चींटी है एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। ये पॉइंट हो गया। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती रहती है। और देखो एक बात और बता दो, जो चींटी होती है ना, अपने वेट का लगभग कई गुना वेट उठा लेती है। चींटी इतनी सी रहती है ना, उससे कई गुना वेट उठा के ले जाती है अपने वेट का। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं सामाजिक कीट की। देखिए ये पहली बार देखने को मिला सामाजिक कीट। सामाजिक कीट ये पहली बार ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला, वरना इससे पहले कभी भी ये पिछली बार
ऑफलाइन एग्जाम में नहीं आया सामाजिक कीट। वैसे ही आपका एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है सामाजिक कीट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट पता नहीं आज तक सीबीएसई वालों ने क्यों नहीं पूछा। देखो सामाजिक कीट क्या होता है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है सामाजिक कीट, ठीक। सामाजिक कीट क्या होता है, ये वे कीट होते हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय में या एक कॉलोनी में या एक ही बस्ती में रहते हैं, वो होते हैं सामाजिक कीट। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, जो मानव रहता है, ह्यूमन रहता है, वो एक कॉलोनी में एक समुदाय में रहता है, ठीक है। तो सामाजिक कीट इस तरीके से हम भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे दीमक हो गया, एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी में, एक बस्ती में, एक समुदाय में रहते हैं। ततैया हो गए, ठीक है, मधुमक्खियां हो गई और चींटियां हो गई। तो ये सभी क्या है, ये सामाजिक कीट है। और एज इट इज क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो एग्जामिनर ने इनमें से दे दिया और एक पता नहीं कोई नेगेटिव ऑप्शन दे दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इनमें से सामाजिक कीट आपको कौन कौन से, ठीक। तो फ्रेंड्स, आपके ऑफलाइन एग्जाम सीटेट में 20 अगस्त को कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए थे जानवरों से संबंधित। तो हम उन टॉपिक को भी कवर करते हुए चलते हैं जो नए टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जानवरों से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं पराजीविता और सहजीविता के बारे में। इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पराजीविता के बारे में। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हें अपना फ़ायदा उठाते हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें आपका क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीवों को कहते हैं परजीवी जंतु। जैसे कि आपका जोक हो गया, आपका जू हो गया, आपका अमरबेल हो गया, आपका एंटमीबा और आपका फिताकृमि जो आपका केंचुए की तरह होता है और अमीबा का एक प्रजाति है। तो अब इसे समझ लेते हैं आसान भाषा में। आपने देखा होगा जोंक, जू, अमरबेल और फिताकृमि, इन तीनों से आप भली भांति परिचित होंगे कि जो जोंक जो होता है आपका, ये आप तालाब में गए होंगे या आपने अनुभव किया होगा या आपने देखा भी होगा कि जो जोंक होता है ये शरीर से चिपक जाता है और खून चूसने लगता है। तो ये है पैरासाइट, जो दूसरों पर आश्रित तो है लेकिन उन्हें नुकसान भी आपका पहुंचा रहा है। तो इन्हें ही कहते हैं परजीवी जंतु। इसी तरह आपका जू होता है जो आपके बालों में होता है, ये भी खून चूसता है। और अमरबेल जो होता है ये एक बड़े वृक्ष पर जो है लदा रहता है, आपने देखा होगा अमरबेल। तो ये भी अमरबेल जो है दूसरे वृक्ष से जो है अपना भोजन बनाता है। और जोंक, जू, अमरबेल ये सभी हैं पैरासाइट यानी परजीवी जंतु। अब आते हैं कि पराजीविता किसे कहते हैं। तो नीचे देख सकते हैं, तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है तो इस प्रक्रिया को ही या इस संबंध को ही पराजीविता कहते हैं। जब एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है और उसे नुकसान पहुंचाता है तो इसे परजीवी जंतु कहते हैं और इस संबंध को पराजीविता कहते हैं। जैसे आपका जोंक, जू, अमरबेल और एंटमीबा और फिताकृमि। आई होप आप समझ गए होंगे पराजीविता क्या है। अब आते हैं सहजीविता पर। सहजीविता यानी सिम्बायोसिस। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जैसे आपका हो गया मटर का पौधा और राइजोबियम जो आपका एक जीवाणु होता है जो मटर के पौधे की जड़ में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, फफूंदी और या फफूंदी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्ड्यू सहजीविता के उदाहरण हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है जिससे आपको एकदम पूर्णतः जो है समझ में आ जाएगा वो उदाहरण है आपका बगुला और भैंस का संबंध। ये उदाहरण जो है आपका सहजीवी का संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाले कीड़ों, मक्खियों, अन्य परजीवियों को खाता है जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ बगुले के विषय में ये नहीं कहा गया है कि बगुला भैंस के विषय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि ये कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों के विषय में कहा गया है। इसमें बगुले को पोषण मिलता है और भैंस को संक्रमण से बचने में मदद भी मिल जाती है। तो जो भैंस के शरीर पर जो कीड़े, मक्खी या अन्य परजीवी होते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो बगुला है इन कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खाता है इसे कहते हैं, बगुलों को कहते हैं सहभोजी। यानी वो क्या कर रहा है कि भैंस का जो समस्या है उसको समाप्त भी कर दे रहा है, यानी उसके कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खा भी ले रहा है और भैंस को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो बगुला हो जाएगा सहभोजी और जो
कीड़े मक्खियाँ तथा अन्य परजीवी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पैरासाइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि परजीविता और सहजीविता क्या होती है। कन्फ्यूज नहीं होना है। परजीविता में एक दूसरे पर आश्रित तो एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित तो रहता है लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है, और सहजीविता में क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर तो रहते हैं लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये दोनों में कॉमन सा अंतर है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आई होप आप लोग इन दोनों को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं जानवरों से संबंधित कुछ एनसीईआरटी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जानवर, एनिमल, ये सभी आपके एनसीईआरटी पॉइंट है और इसमें से आपके ऑफलाइन एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने थे। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये सभी पॉइंट आपको याद होंगे और इन सभी पॉइंटों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं आपका, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। ध्यान रखिए, उनकी त्वचा के रंग के कारण ये नहीं होता है, ये उनके बालों के रंग के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया है। ऑनलाइन में ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जब पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, बाद में आपका 2 साल ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अब फिर से ऑफलाइन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। तो जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग आपका देख पाते हैं, सभी रंगों का ज्ञान उनके पास नहीं होता है, या उनकी आंखें जो है सभी रंग देख नहीं पाती हैं जो जानवर दिन में जागने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को कैसी देखते हैं, किस कलर की देखते हैं, सफ़ेद और काली देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, जैसे आपका हो गया उल्लू या फिर चमगादड़। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब छिपकली आपने अनुभव किया होगा कि अभी इस समय आप देख रहे होंगे अपने घरों में, तो जो छिपकली है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कब मिलती है आपको, जो है गर्मियों में देखने को मिलती है, ठंड में देखने को अभी आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी छिपकली आपके घर में। अगला पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि कुत्ते हो गए, चिड़िया हो गई इत्यादि। तो ये सब क्या करते हैं कि भूकंप या तूफान आने से पहले इनके पास जो है संकेत पहुंच जाता है, क्योंकि ये भूमि पर चलते हैं और भूमि से जब तरंगे आती हैं तो इनको पता लग जाता है कुछ अजीब होने वाला है, तो इसीलिए ये पहले से जो है सतर्क हो जाते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, तो इनमें भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति है, और कई जानवरों की पूरी अपनी भाषा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अगला पॉइंट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। तो इसका सबसे सीधा उदाहरण है मनुष्य। अगला पॉइंट देख सकते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि आपको हो गई मुर्गी, सांप, अंडा इत्यादि, सांप इत्यादि, क्योंकि ये अंडे देते हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे कि आपकी चमगादड़ हो गई। अगला देख सकते हैं, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपिस का होना प्रमुख है। तो देख सकते हैं, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी भी होती है कान की, स्टेपिस। अगला देख सकते हैं, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग ऑल मैमल्स के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जो अभी ऊपर हमने पॉइंट आपको समझाया वही है आपका। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता भी अधिक होती है, जैसे कि हाथी अब क्या हो गई, हाथी में जो है आपके जो है सुनने की क्षमता जो आपकी होती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा होती है।
हाथों को कान के पीछे रख कर आवाज़ ज़्यादा साफ या सुनाई देती है। इसका अनुभव भी आपने किया होगा, या आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो ऐसे कान के पीछे हाथ रखिए तो आवाज़ आपको क्या होगी, ज़्यादा सही साफ सुनाई देगी। तो यही बात यहाँ पे पॉइंटेड की गई है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो नए पॉइंट आपको पूछे गए थे आपके ऑफलाइन सीटेट के एग्ज़ाम में, उतना हमने सब आपको बता दिया है। तो जो नए पॉइंट हैं इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, और सहजीविता और पराजीविता को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम में 20 अगस्त को जो आपका हुआ है उसमें बना था। तो पराजीविता क्या होता है? पराजीविता आश्रित होता है, हानि पहुंचाता है। सहजीविता आश्रित तो होते हैं एक दूसरे पर मगर हानि नहीं पहुंचाते हैं। आई होप आप लोग समझ